नमस्कार मित्रों। बिहार की चर्चा खूब हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपना चुनाव प्रचार जोरदार तरीके से शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी, तेजस्वी जी ने भी, और चर्चा हो रही है कर्पूरी ठाकुर साहब की, सीताराम केसरी। हाँ, सीताराम केसरी जी को आप याद है आपको? कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 25 साल हो गए उनके निधन को। तो आज उनके 25 साल हो गए थे, उनकी पुण्यतिथि थी। उस पर सीताराम केसरी को भी याद कर रहे हैं। कुछ लोग मुसलमानों को याद कर रहे हैं, कुछ लोग मुसलमानों को याद नहीं कर रहे, इसलिए मुसलमानों को याद किया जा रहा है। तो बिहार की राजनीति काफी गर्म हो रही है। अब बिहार की राजनीति ऐसी है कि दुनिया में कहीं भी हो, उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए जो हमारे मित्र हैं आशुतोष जी, वो इस समय है अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन कहीं रहे, वो हिंदुस्तान से तो उनका दिल छूटता नहीं। और बिहार में जब चुनाव हो रहे हैं तो कैसे छूट सकता है। तो आशुतोष जी के साथ चर्चा करेंगे कि बिहार में जो सब कुछ चल रहा है उस पर। देखिए, आप भी समझिए कि वो वहां रहें, कहीं सैन फ्रांसिस्को रहें, कोलंबिया रहें, या कहीं और चले जाएं, लेकिन दिल उनका बिहार में लगा रहता है, हिंदुस्तान में लगा रहता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश आपका इंतजार कर रहा है स्वागत करने के लिए कि आप आए। पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कर्पूरी ठाकुर साहब, जिसके लिए पूरा का पूरा आंदोलन पिछड़ों का, ओबीसी का चल रहा है, मुसलमानों को भी याद किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ बैठकर? मुझे लगता है कि यहाँ से जब मैं बिहार को देखता हूँ या बिहार की राजनीति को देखता हूँ तो बिल्कुल एक अलग तरीके की दृष्टि हमें दिखाई पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर भी मैं ये देखता हूँ कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की कोशिश चुनाव के दौरान लगातार होती रहती है। लगभग उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होता है। लोगों को बड़ी आसानी से एंटी नेशनल बता दिया जाता है, गद्दार बता दिया जाता है, यह बता दिया जाता है कि आपकी तो चिंता इस देश के बारे में नहीं है, बल्कि आप तो किसी और के बारे में सोचते हैं। तो जब मैं हिंदुस्तान के बारे में यहाँ से सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल वहाँ कुछ हो रहा है। शायद ये राजनीति का नया चरित्र है जो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त है और एक बड़े कशमकश से बिहार इस वक्त गुजरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। काफी जबरदस्त होगी लड़ाई इस बार की। क्योंकि दोनों तरफ से तैयारियां बराबर की मुझे दिखाई पड़ती हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के बाद से महागठबंधन का मोमेंटम खो दिया। मुझे ये बात बिल्कुल बिल्कुल ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि मैं बार बार इस बात को मानता हूं कि राजनीति के अंदर कभी भी एक जैसी स्थितियां नहीं पैदा होती। और जो लोग ये कहते हैं मोमेंटम खो दिया, वो कभी कभी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा भी होता है। दो चीजें मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने पहले चुनावी भाषण में नामांकन के बाद घुसपैठियों का जिक्र उस तरीके से नहीं किया, मुसलमानों का जिक्र उस तरीके से नहीं किया, बांग्लादेशियों का जिक्र उस तरीके से नहीं किया, रोहिंग्या का जिक्र उस तरीके से नहीं किया, जिसको अमित शाह पिछले दिनों काफी मजबूती के साथ उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये उनकी थोड़ी बदली हुई रणनीति का हिस्सा दिखाई पड़ता है। या तो हो सकता है कि नीतीश कुमार का दबाव हो, जनता दल यूनाइटेड का दबाव हो, चिराग पासवान का दबाव हो जो काम कर रहा हो। दूसरी बात यह कि वो कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर का प्रश्न खड़ा करके या सीताराम केसरी का जिक्र करके वो दलितों पिछड़ों को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस चुनाव में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विरोधाभासी रणनीति में काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। एक तरफ तो 101 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन 49 सीटों पर जो अपर कास्ट है, सवर्ण है, जो फॉरवर्ड जातियां हैं, अगड़ी जातियां हैं, उनको टिकट देने का काम करती है। तो बिहार के अंदर अगर आप अगड़ों पर दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बैकफायर भी कर सकता है बुरी तरीके से। तो शायद उस चीज को बैलेंस करने के लिए वो कर्पूरी ठाकुर और सीताराम केसरी का जिक्र कर रहे हैं। तो ये बहुत दिलचस्प उस लिहाज से, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का जिक्र 2024 के आप इसमें लोकसभा एक चीज जोड़ दीजिए। आप मुझे बता जी दीजिएगा कि जी क्या ऐसा स्ट्रेटेजी की वजह से तो नहीं किया कि जेडीयू के पास वो सारा हिस्सा ज्यादा है ओबीसी ईबीसी का, तो हो सकता है कि कैंडिडेट्स उनके लिए उनके छोड़ दिए और आप अपर कास्ट पर फोकस करें। मुझे लगता है कि ये एक रणनीति हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आने के बाद से लगातार ये कोशिश की कि दलितों और पिछड़ों के बीच में वो अपनी पैठ बनाए। वैसे में 101 में से 49 सीटें अगड़ों को देना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ओवर द बोर्ड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर बिहार के अंदर अपनी राजनीति को मजबूत करना है तो उसको सवर्णों की परिधि से बाहर निकलना पड़ेगा। वहां पे वो ओबीसी को सिर्फ 30 सीटें देते हैं, जबकि ओबीसी वहां की आबादी के हिसाब से तकरीबन तकरीबन 60% के आसपास आसपास दिखाई पड़ते हैं। उसमें भी ईबीसी को सिर्फ 10 सीटें दी हैं।
तो जो आबादी बिहार के अंदर 10 से 11% है उसको आप 49 टिकट देते हैं, जो वहां 60 से 70% आबादी है उसको आप सिर्फ 40 सीटें देते हैं, तो ये थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट मुझे लगता है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने सोचा हो कि जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ों को अपनी तरफ कर लेगी, पिछड़ों को अपनी तरफ करेगी, और हमें जो अपर कास्ट कंसोलिडेशन करना है वो हमारे पास से ना भटके। ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर, जो दरअसल प्रशांत किशोर पांडे हैं, उन्होंने जिस तरीके से राजनीति के अंदर अपनी दखल करने की कोशिश की, बहुत ही हाई वोल्टेज टेलीविजन चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से बहुत ही हाई वोल्टेज कैंपेन करें, ग्राउंड पे उनका कितना असर मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर जगह आप सोशल मीडिया पर उनको देख लीजिए, उनको टीवी चैनल्स पे देख लीजिए, उनके अखबारों में भर के दबा के उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हो सकता है उनको भी ये लग रहा हो कि कहीं प्रशांत किशोर की वजह से जो अगड़ा है या जो सवर्ण जातियां हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी टूटन होगी तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। उसकी भरपाई के लिए भी वो ऐसा कर सकते हैं। जनसुराज को मिल जाएगा वो वोट, इसलिए हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं मिलेगा, बट अगर मान लीजिए आपको 2-3% का भी नुकसान होता है तो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में तो काफी डैमेजिंग हो सकता है। सर, आपने कर्पूरी ठाकुर साहब का जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पहली बार ओबीसी ईबीसी को लेकर एक नई तरह की राजनीति की 78 में। उससे पहले जो मुंगेरी लाल कमीशन था उसने जो रिपोर्ट दी उसको याद कर रहे हैं, एक तरफ उनको भारत रत्न भी दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, और दूसरी तरफ 25 साल बाद राहुल गांधी जी को सीताराम केसरी याद आते हैं कि उनकी पुण्यतिथि पर वो फूल चढ़ाने जाते हैं। बहुत सारा ट्रोल किया गया कि भाई 25 साल पहले तो उनको ही कैसे धक्के मारकर निकाला गया था, जो भी हुआ था उसको लेकर। तो ये जो राजनीति का ये जो कलर है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी एक तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश ही कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़ों के प्रति हमारा जो मोह है वो कम नहीं हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, सीताराम केसरी को भारतीय जनता पार्टी अचानक अब प्रिय लगने लगी है। मैंने वो पूरा दौर देखा है, और उस वक्त मैं एक रिपोर्टर था आज तक में, और मुझे अच्छी तरीके से याद है सीताराम केसरी किन परिस्थितियों में पार्टी के अध्यक्ष बने थे और किन परिस्थितियों में उनको हटाया गया था। जब सीताराम केसरी को उनके पद से हटाया गया था, उस वक्त भी सोनिया गांधी को जब अध्यक्ष बनी थी तो सोनिया गांधी बाकायदा सीताराम केसरी के घर गई थी, उससे मुलाकात उन्होंने की थी, और सीताराम केसरी के मन को जो आघात लगा था उसको ठीक करने की उन्होंने कोशिश भी की थी। लेकिन सीताराम केसरी के समय में जो कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान हुआ है, मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त कम से कम 2 बड़े डेवलपमेंट हुए थे। एक जो मुझे अच्छी तरीके से याद है वो तमिलनाडु के अंदर जीके मूपनार, क्योंकि सीताराम केसरी का ये मानना था कि दरअसल जो कांग्रेस पार्टी को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर जो है वो जयललिता के साथ गठबंधन करना चाहिए था, और लेकिन जीके मूपनार का ये मानना था कि डीएमके के साथ गठबंधन करना चाहिए था, और इस मसले पर उनकी पार्टी से पटी नहीं, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था तमिल मानिल कांग्रेस। जीके मूपनार, चिदम्बरम जैसे लोग अलग हुए थे और उन्होंने डीएमके के साथ एक गठबंधन किया था, और फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी, जिसमें जीके मूपनार प्रधानमंत्री पद के एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर उभरे भी थे, और शायद उनको ऑफर भी किया गया था, ऐसा मेरी स्मृति में है। तो उसके साथ साथ ममता बनर्जी के साथ भी जो मतभेद हुए थे, तो वहां भी बंगाल में भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये मैं कह सकता हूं कि सीताराम केसरी को अगर पद से नहीं हटाया गया होता तो शायद कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हालत होने वाली थी, और सोनिया गांधी कहते हैं कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार ने मतलब आप इस बात से इनकार करते हैं कि सीताराम केसरी के साथ गांधी परिवार ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था, बस सलूकी की थी? नहीं, मैं ये नहीं मानता उनको अच्छा व्यवहार किया गया था, क्योंकि तब तक सोनिया गांधी राजनीति में बिल्कुल नहीं आई थी। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है, बिना नेहरू गांधी परिवार किया गया के लिए बड़ा फैसला करना मुश्किल। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 1991 में जब राहुल गांधी की मृत्यु के बाद जब ये हुआ, कांग्रेस पार्टी वाली थी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो जो मुझे याद पड़ता है उस वक्त कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा सोनिया गांधी के पास गया था, उनको पार्टी का अध्यक्ष का पद भी देने की कोशिश की थी, और उनसे ये भी गुजारिश की गई थी कि आप प्रधानमंत्री पद को लीजिए, जो सोनिया गांधी ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। बाद में नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह जैसे लोगों ने सोनिया गांधी को आगे करके नरसिम्हा राव को निशाना बनाया था, और पार्टी भी तोड़ी थी, और उस पार्टी का नाम था इंदिरा कांग्रेस। लेकिन तब तक सोनिया गांधी ने उनको किसी तरीके का कोई आशीर्वाद नहीं दिया था।
और लेकिन 1997 तक आते आते स्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि नरसिम्हा राव जो है वो प्रधानमंत्री पद से हट चुके थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, टेक्निकली वो एक अरेस्ट भी हुए थे। सीताराम केसरी को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया था, लेकिन सीताराम केसरी भी, जो कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे जा रही थी, उसको रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ है। मैंने आपको तमिलनाडु का उदाहरण दिया है। तो सीताराम केसरी को हटाना कांग्रेस के लिए एक मजबूरी हो गई थी। अगर वो नहीं हटाते तो शायद कांग्रेस पार्टी जो आज हमारे पास थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती, वो भी शायद नहीं दिखाई पड़ती। तो अब भारतीय जनता पार्टी आपको याद है, मुझे नहीं लगता क्या उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया गया था। नहीं, ऐसा कहा गया कि उनको मतलब जबरदस्ती कमरे से निकाल के बनाया गया, और फिर कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसमें प्रणब मुखर्जी ने प्रस्ताव रख दिया कि सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाए। खैर वो नहीं, लेकिन एक चीज और मेरे को याद आई, अभी आपने तमिलनाडु का जिक्र किया कि सीताराम केसरी के रहते ही जैन कमीशन की रिपोर्ट के बहाने से उस समय की सरकार को गिराया गया। तो क्या वो सोनिया गांधी परिवार को, गांधी परिवार को खुश करने के लिए सीताराम केसरी ने ये फैसला अचानक किया था कि जो अच्छी भली सरकार चल रही थी? देखिए, जितना मुझे याद पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव था उस वक्त, बहुत ज्यादा एक्टिव था, और मैं कांग्रेस पार्टी की बीट भी एक तरीके से मेरे पास थी। पूरी बीट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कवर करता था। उस वक्त जो स्थितियां पैदा हुई थी, वो ये कहा गया था कि दरअसल एचडी देवेगौड़ा जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सीबीआई को कुछ शशिकांत झा जो उनके पीएस थे, उनकी मृत्यु हुई थी, और उसकी जांच में कहीं ना कहीं सीताराम केसरी को ये लगा कि सरकार जो है वो उनको फंसाना चाहती है। ये इसमें कितनी सच्चाई नहीं है, मुझे इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात उन दिनों हवा में बहुत तेजी के साथ तैर रही थी, और एचडी देवेगौड़ा के जो पॉलिटिकल मूव्स थे उससे सीताराम केसरी बहुत परेशान दिखाई पड़ते थे, और उनको लगता था कि एचडी देवेगौड़ा बहुत ही चतुर राजनेता है, और वो अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को अगर अपने कब्जे में कर लिया तो फिर उनके लिए राजनीतिक प्रधानमंत्री के तौर पर होना आसान हो जाएगा। तो उसका सोनिया गांधी से मुझे नहीं लगता किसी तरीके का कोई लेना देना था। देखिए, सोनिया गांधी इस बात को लेकर परेशान जरूर थी, अपसेट भी थी, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद 1.5 साल की स्थिति बहुत अच्छी थी सोनिया गांधी, उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। लेकिन बाद में मुझे याद पड़ता है कि सोनिया गांधी ने एक रैली में या कहीं ये इस ओर इशारा किया था कि दरअसल राजीव गांधी की हत्या की जांच जिस गति से चल रही है वो गति ठीक नहीं है। आपको याद होगा कि अर्जुन सिंह ने इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, और इसी आधार पर जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, ये बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें 2/3 उनका पूरा जो फोकस था वो राजीव गांधी की जांच में कमजोरी दिखाई पड़ी थी। तो सोनिया गांधी की जो एकमात्र दिलचस्पी मुझे उस वक्त दिखाई पड़ी थी या दखलंदाजी थी, वो उस मसले पे थी। सीताराम केसरी को लेकर जो स्थितियां थी उसमें कांग्रेस के तमाम बड़े स्टालवर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि सीताराम केसरी के रहते हुए कांग्रेस पार्टी का उद्धार नहीं हो सकता, बल्कि कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी के साथ नीचे जा रही है। और उसमें एक बड़ा कारण यह भी बताया गया था कि जिस तरीके से उन्होंने अच्छी खासी चलती हुई यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी, और दरअसल सीताराम केसरी के पास कोई तर्क ही नहीं था कि उन्होंने क्यों समर्थन वापस लिया था। जैन कमीशन की जो बात है वो बाद में हुई, जब आई.के. गुजराल देश के प्रधानमंत्री बन गए, और आई.के. गुजराल 4 महीने प्रधानमंत्री थे, तब बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड पे एक तरीके से जैन कमीशन की रिपोर्ट जो प्रभु चावला ने पब्लिक की थी। मेरे को ऐसा याद है कि जैन कमीशन की जब रिपोर्ट को लेकर ही सीताराम केसरी जी ने उससे सपोर्ट विड्रॉ किया था, और मुझे याद आ रहा है कि जो उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसमें देवेगौड़ा जी बार बार सीताराम केसरी के लिए हर लाइन के बाद जिक्र कर रहे थे कि ओल्ड मैन वाज इन हरी, और काफी नाराज भी हुए थे कि और विड्रॉ किया, बल्कि फिर तो वापस वो आ गए कांग्रेस के साथ। खैर, लेकिन आज बीजेपी को छोड़िए, कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने 25 साल बाद सीताराम केसरी को याद किया है, तो ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, और वो इसीलिए याद किया है क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीताराम केसरी के बहाने ये आरोप लगाने की कोशिश करेगी कि दरअसल किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू गांधी परिवार ने सीताराम केसरी को अपमानित करने की कोशिश की थी। ये एक तर्क है, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती, देखिए कांग्रेस ने तो बाबा साहब चुनाव में हरवा दिया। मतलब जिस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, लॉ मिनिस्टर बनाया,
उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। लेकिन चुनाव हार गए, अब चूंकि वो अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे तो जाहिर सी बात उनके खिलाफ कैंडिडेट तो खड़ा होगा, वो हार भी गए बेचारे सीता बाबा साहब अम्बेडकर, तो उसका मुद्दा बना, तो वो उसको दरअसल प्रियम्प्ट करने की कोशिश के तौर पर मैं इसको देखता हूं। और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी की जो पूरी पॉलिटिक्स पिछले दिनों उभरी है वो दलितों पिछड़ों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है। वो कास्ट सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स तो ओबीसी की पॉलिटिक्स है, एक तरीके सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है। तो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में सीताराम केसरी उनके लिए बहुत ही सहज स्वाभाविक से उनके तरफ आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वैसे में दोनों स्थितियां हो सकती हैं, बीजेपी के किसी भी हमले को प्रियम्प्ट करना और साथ ही साथ ओबीसी तबके को संदेश देना कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ खड़ी हुई है। लेकिन ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति जिसका आपने ठीक से एनालाइज किया है, वो भी तो इनको महागठबंधन को भारी पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको इशू बना लिया जब मुकेश सहनी साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर उम्मीदवार बना दिया, मतलब एक फेस बना दिया है महागठबंधन ने, राहुल गांधी जी के और कांग्रेस की तरफ से भी, अशोक गहलोत की तरफ से भी इस बात को लेकर। तो अब वो एक मीम यहाँ पर चल रहा है या पोस्टर है, मुझे ध्यान नहीं, जिसमें कहा गया कि भाई 2% को लड्डू और 18% को कद्दू, यानी वो बार बार कह रहे हैं। और अभी एक नया यहाँ पर वो चल रही है बात, शायद आप तक पहुंची होगी, कि दरी बिछाने वाले के तौर पर ही मुसलमानों को देखती है कांग्रेस और आरजेडी, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो क्या ये भारी पड़ सकता है उनके लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, आज की तारीख में बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये कहते हुए मुझे तकलीफ भी होती है। दरअसल जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या मुसलमान, बिहार का जो मुसलमान है वो जाएगा एनडीए गठबंधन के पास? क्या वो जनता दल यूनाइटेड को टिकट देगा? आप देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने इस बार सबसे कम मुसलमानों को टिकट दिया, सिर्फ 4, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता, 4 मुसलमानों को, जबकि दहाई का आंकड़ा होता था और यह माना जाता था कि बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार के साथ बिहार का मुसलमान काफी हद तक जुड़ा रहता है, वो उस तरीके से उनको त्यागता नहीं है। लेकिन इस बार एंगल है, इसका दूसरा एंगल ये है सर कि वो एनडीए नहीं चाहता कि मुसलमानों का वोट उनको मिले, या उम्मीद नहीं करता, मैं चाहना गलत शब्द है, उम्मीद नहीं करता, लेकिन वो सोचते हैं कि जो महागठबंधन है उससे कम हो जाए वोट, जो क्या पार्टी है, ओवैसी साहब की पार्टी है या प्रशांत किशोर जी की पार्टी है जिन्होंने भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए, या जो भी और मुस्लिम कैंडिडेट है उन पर वो वोट शिफ्ट हो जाए। ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त भी मुस्लिम और दलित तबके के ऊपर समाज की तरफ से दबाव पड़ा था कि आप ओवैसी और अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर की पार्टियां जो हैं या दलित पार्टियां जो हैं वो वोट ना काटें आघाड़ी का। उस वक्त भी मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है। तो पिछली बार भी अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव में नहीं उतरती और वो सीटें नहीं जीतती तो मुझे लगता है कि उस वक्त तेजस्वी की सरकार वहां पे होती है पिछले 5 साल में, और आज हम तेजस्वी के बारे में बात कर रहे होते। तो बिहार का जो मुसलमान है अब उसके दिमाग में पूरी तरीके से क्लैरिटी है। एक चीज मैं और आपको जिक्र करना चाहूंगा कि जो तेलंगाना के अंदर इधर ओवैसी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, अगर आपको ध्यान होगा, उन्होंने बीआरएस को सपोर्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ओवैसी को भी इस बात का अंदाजा है कि अब हिंदुस्तान का मुसलमान राष्ट्रीय स्तर पर भी और जहां संभव होता है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि मुस्लिम तबके में अब यह भावना आई है कि राहुल गांधी मजबूती के साथ उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, और साथ ही साथ अखिल भारतीय स्तर पर अगर कोई एक पार्टी है या कोई एक नेता है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है या बीजेपी को हरा सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी उनके नेता है। तो उस नाते मुझे नहीं लगता है कि कोई डिप्टी सीएम को पेश करना कोई बहुत और अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी ने या महागठबंधन ने अगर किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम के तौर पर पेश किया होता, तब आप सोचिए बीजेपी ने कितना हंगामा खड़ा कर दिया होता, कितना उसका वितंडा होता, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये दुखद पहलू भी है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मुसलमान एक बड़े वोट बैंक के तौर पर तो है, लेकिन विजिबली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है वो उनके साथ उस तरीके से नहीं खड़ी हो सकती जैसे अतीत में खड़ी होती थी। तो मुझे नहीं लगता इसका इस तरीके के कैंपेन का कोई नुकसान होगा। कमोवेश सारा वोट जो है वो महागठबंधन के पक्ष में ही जाएगा। जैसे आपने कहा कि यदि पिछली बार ओवैसी साहब की पार्टी खड़ी नहीं होती, उनको 5 एमएलए भी मिल गए उस वक्त में, तो तेजस्वी की सरकार होती और हम उसकी चर्चा करते हुए, तो इस बार तो वो 34 सीटों पर करीब मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। हो सकता है 30 सीटों पर कैंडिडेट ना जीते, लेकिन वो 30 सीटों पर समीकरण तो बिगाड़ सकते हैं, जैसे चिराग पासवान ने पिछली बार नीतीश कुमार जी का बिगाड़ दिया था।
नहीं, उस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। मैं मानता हूं आपकी बात से, इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन 2020 और 2025 में काफी फर्क आया है। और हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, खासतौर बिहार का जो मुसलमान है, उसने जरूर 2020 से सबक सीखा होगा। और वो शायद अब उस तरीके की गलती नहीं करे। हाँ, अगर किसी एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर वहां अगर महागठबंधन का उम्मीदवार वाकई में बहुत कमजोर है और वो किसी भी हालत में बीजेपी को या एनडीए गठबंधन के किसी भी उम्मीदवार को हराने की स्थिति में नहीं है, या ऐसा लगता है उस तबके को, तो वो जा सकता है। अन्यथा उसकी पहली पसंद पूरे बिहार के अंदर वो महागठबंधन ही होगा, उसमें भी आरजेडी और कांग्रेस दोनों। और कांग्रेस की तरफ झुकाव अब मुसलमानों का बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है। बल्कि हम लोगों की जो स्टडी है वो ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें अखिलेश यादव की बड़ी जीत का एक बड़ा कारण ये था कि मुसलमानों का बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ झुकाव, चूंकि कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ थी या समाजवादी पार्टी के साथ थी, उसका फायदा उनको मिला था। आपने अभी शुरू में कहा कि बीजेपी इस बार मुसलमानों को लेकर इशू नहीं बना रही है, कैंपेन नहीं कर रही मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के जो भी, क्या आपको वजह लगती है? एक तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का दबाव होगा। ये मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का दबाव होगा। क्योंकि नीतीश कुमार अपनी सेकुलर छवि को लेके बहुत ही सजग रहते हैं। उनको मुसलमानों का उतना वोट नहीं मिलता को मिलता है, लेकिन वो अपनी छवि को लेकर सजग रहते हैं। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। और दूसरा, मुझे लगता है कि उनको शायद ये एहसास है कि बिहार के अंदर अभी भी जाति का जो समीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो अभी भी उस तरीके से धार्मिक वोट बैंक में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हुई है, या हिंदू वोट बैंक में उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हुई है कि आप मुसलमानों का भय दिखाएंगे और उसके बाद सारा का सारा जो हिंदू वोट है आपकी तरफ आ जाएगा। बिहार का जो हिंदू है वो पूरी तरीके से जातियों में बटा हुआ है, पूरे देश में बटा हुआ है, लेकिन बिहार में जो जातीय अस्मिता है, जातीय पहचान है, वो बहुत मजबूत है। इसीलिए वहां पे तमाम तरीके के आरोप के बावजूद अगर आज आप देखें तो आरजेडी एक बहुत बड़ी फोर्स है। वहां नीतीश कुमार तमाम कमजोरी के बावजूद एक बड़ी फोर्स के तौर पर रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जो ये आपके मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, इन सब की राजनीति ही जाति आधारित पॉलिटिक्स की वजह से चलती है। और जीतन, आप देखिए मुकेश सहनी को क्यों डिप्टी सीएम का पोस्ट देना पड़ा। जो बिहार के अंदर अगर आप देखें तो जो मल्लाह कम्युनिटी है उसका 2.6% वोट है पूरी आबादी का। तो जहां एक एक वोट महत्वपूर्ण है, वहां 2.6% वोट काफी मायने रखते हैं। और ये फार्मूला बीजेपी का ही आया। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अनुप्रिया पटेल को या ओम प्रकाश राजभर को या तमाम जाति आधारित छोटे छोटे दलों या नेताओं को बीजेपी क्यों भाव देती है, जबकि बीजेपी कोई कारण नहीं भाव देने का। अनुप्रिया पटेल तो लगातार मंत्री बनी हुई, कैबिनेट बनी हुई, क्यों? वो इसीलिए है क्योंकि एक एक वोट की जहां पर लड़ाई है वहां 1% वोट या 2% वोट काफी महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए उनको डिप्टी सीएम बनाएगा। और ये भी परसेप्शन देने की कोशिश की गई है कि दरअसल महागठबंधन का मतलब या आरजेडी का मतलब सिर्फ एमवाई गठबंधन है, सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं है, वो मल्लाहों को साथ लेकर भी चल सकती है, वो और दूसरी जो ईबीसी जातियां हैं उनको भी साथ लेकर चल सकती है। अभी जो बड़े नाम थे, जो एक आपके मित्र हैं प्रशांत किशोर जी, आपने बताया प्रशांत किशोर पांडे है वो, तो प्रशांत किशोर पांडे जी का जो बड़ा कैंपेन चल रहा है, या 3 साल उन्होंने बिहार में काम किया, यात्रा की, घुमा, और वो बड़े रणनीतिकार भी माने जाते, तो क्या आपको लगता है कोई भूमिका में रहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं हम किंग मेकर या किंग बनेंगे, क्या होगा, अर्श से अर्श तक जो भी होगा। आप उसकी भूमिका देख रहे हैं आज की तारीख में उनकी? देखिए, वो जो केजरीवाल जो फिनोमेनन है, मुझे लगता है उससे वो प्रेरित भी है और उससे पीड़ित भी है। उनको लगता है कि अगर केजरीवाल दिल्ली के अंदर करिश्मा कर सकते हैं और वो पंजाब के अंदर सरकार बना सकते हैं, तो मैं भी ये कोशिश बिहार में कर सकता हूँ और मैं भी या तो किंग या किंग मेकर की भूमिका में आ सकता हूँ। लेकिन वो शायद 2 चीजें भूल रहे हैं। एक तो ये भूल रहे हैं कि प्रशांत किशोर केजरीवाल नहीं है। और मेरा यह मानना है कि भारत की राजनीति में कुछ बड़े विरले पॉलिटिशियंस हुए हैं जिन्होंने बड़े अनोखे प्रयोग किए, और उनकी जो विल पावर थी वो केजरीवाल बनाती थी। तो केजरीवाल और प्रशांत किशोर में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात यह कि जो केजरीवाल फिनोमेना था वो के आंदोलन की उपज थी। वो भ्रष्टाचार विरोधी अगर आंदोलन नहीं हुआ होता और राष्ट्र के, देश के अंदर अगर एक माहौल नहीं बना होता कांग्रेस के प्रति या मनमोहन सिंह सरकार के प्रति, तो केजरीवाल कभी कामयाब नहीं होते उस तरीके, जिस तरीके से कामयाबी उनके चरणों में गिरी। प्रशांत किशोर के साथ ये दोनों
स्थितियां नहीं। प्रशांत किशोर एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, और वो अच्छे सलाहकार रहे भी हो। उन्होंने भारत की चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका भी निभाई है। उसको पूरी तरीके से मैनेजरियल स्किल के जरिए माइक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है उसको ठीक करने की कोशिश भी की, उसमें साइंटिफिक तरीका लगाने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन सलाहकार और खुद राजा होना, ये दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं। जब वो जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष जब खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस वक्त उनका इंपल्स क्या है, उस वक्त उनके रिफ्लेक्सेस क्या है, क्या वो सलाहकार की तरीके से है या फिर बिल्कुल एक नए पॉलिटिशियन की तरीके से। मुझे एक चीज देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर आके प्रशांत किशोर अपना आप जिस तरीके से उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद नहीं करना चाहिए था, उससे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी कमजोरी का एहसास है। तो मैं प्रशांत किशोर को कोई बहुत बड़ी ताकत आज की तारीख में नहीं मानता। हो सकता मैं गलत हूं, हो सकता मेरी 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 समझ उनके बारे में या जमीन पे जनसुराज की जो पकड़ उसके बारे में गलत हो, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ टीवी चैनल्स पे लगातार दिखने से, ओवर एग्रेसिव भाषण करने से, एंकर टीवी चैनल को गरियाने से अगर कोई नेता बन जाता तो इस देश के अंदर बहुत सारे लोग नेता बन जाते। और बहुत सारे जो सलाहकार जो जो मेरे मेरे जैसे और आप जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी राजनीति में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं तो राजनीति के जंगल से वापस आया हूं, तो मुझे मालूम है कि सलाहकार होने में और मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर करते हैं तो उनको मैं एडवांस में मुबारकबाद दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि प्रशांत जी ने एक गड़बड़ कर दी, मतलब सब लोग अपने अपने सलाह देते हैं ना, सलाहकार को भी सलाह देने वाले बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में। तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी ने ये जो फैसला किया कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, इससे भी जनसुराज पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर प्रशांत किशोर जी किसी बड़ी सीट पर, जैसे पहले वो राघोपुर के लिए कह रहे थे कि तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो वो चुनाव लड़ते तो शायद जनसुराज पार्टी के मूवमेंट को या जो भी कैंपेन था देखिए, मैं फिर केजरीवाल का जिक्र करूंगा। केजरीवाल के अंदर एक बहुत जिसे कहते हैं ना, कैचिंग बुल बाय हॉर्न। आपको याद होगा 2013 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो सीधे नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव लड़ा दीक्षित जी के खिलाफ, और शीला दीक्षित के खिलाफ संवारने उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती थी। तो उस वक्त चर्चा क्या चल रही थी? उस वक्त चर्चा ही चल रही थी कि यार आम आदमी पार्टी एक आध सीट जीत सकती थी। वो सीट भी अब लगता है अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ लड़के वो सीट गंवा दी। अंत में क्या हुआ? शीला दीक्षित 25,000 वोटों से हार गई। दिल्ली के अंदर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को, एक बिल्कुल नए राजनेता ने 25,000 से वोटों को हरा के चमत्कार किया था। तो और उसके बाद आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल सीधे चले गए बनारस, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये जो जज्बा है, ये जो हिम्मत है ना, इसको ये देखो यार, डरता नहीं है ये किसी से। आज भी अगर आप राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण नहीं यार, ये आदमी डरता नहीं है। ठीक है, कुछ भी कहता है लेकिन डरता नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी से लड़ सकता है। प्रशांत किशोर को मुझे लगता है कि बिहार के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, और मजबूती से चुनाव लड़के अगर वो विधानसभा में जाते तो वहां उनकी पार्टी को और फायदा होता। दरअसल चुनाव न लड़के प्रशांत किशोर ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, और उससे उनको और उनकी पार्टी दोनों को नुकसान होगा। सर एक चीज और समझाइए, आप राजनीति में भी रहे, सलाहकार तब भी हैं, बहुत सारे लोगों को आप सलाह देते हैं, बहुत सारे मित्र आपके मंत्री हैं सरकारों में। प्रशांत किशोर जी की एक स्ट्रेटेजी को मुझे खिलाफ दिया, जब चुनाव में कोई नया नेता उभरे, ऐसा मैं सोचता हूँ, उसे सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे आम आदमी को एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो सरकार के खिलाफ बोल सके। क्या ये कोई स्ट्रेटेजी की गलती है या वो कुछ, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो मैं बातें सोचते हैं, किसी राजनेता को कोई सलाह नहीं देता। दूसरी बात, किसी राजनेता से मिलने में मुझे बहुत संकोच होता है। मुझे किसी बड़े नेता से मुझे मिले हुए बरसों हो गए होंगे, या अगर मिला भी होगा तो कभी फोन पे दुआ सलाम हो गई होगी, उन्होंने मुझे फोन कर दिया होगा या मैंने उनको कभी फोन कर दिया होगा। तो और तीसरी बात, मुझे सलाह देने की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पत्रकार ही रहना चाहता हूँ। अगर उसको कोई सलाह समझता कर मुझे
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक प्रशांत किशोर ने कैंपेन अच्छा शुरू किया था, 3 साल तक उन्होंने अच्छा जमीन पे जाके मुद्दे खड़ा करने की कोशिश की, और मैं तो ये चाहता हूं कि प्रशांत किशोर कामयाब हो, क्योंकि वो बिहार की राजनीति को जो रोजमर्रा के मुद्दे उस पर लाना चाहते हैं, उसको धर्म की राजनीति से, जाति की राजनीति से निकालना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि भारत का वोटर अभी धर्म और जाति की राजनीति से उबरना नहीं चाहता। अगर वो धर्म की राजनीति से उबर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, और अगर वो जाति की राजनीति से उबर जाएगा तो फिर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का क्या होगा। तब तो वो फिर भारत की राजनीति बिल्कुल सुधर जाएगी। फिर तो इस पे चर्चा होगी कि यार महंगाई बढ़ गई है, टैक्स कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनकम टैक्स में कमी आ रही है कि नहीं कमी आ रही है, सड़क बनी कि नहीं बनी है, तेल सस्ता हो गया महंगा हो गया। तो उस पर तो राजनीति बिहार, कम से कम बिहार में तो नहीं होती है। अन्यथा क्या कारण है? आप देखिए बिहार के जो फिगर्स है, डराने वाले फिगर्स है भाई। बिहार में सिर्फ 6% लोग ग्रेजुएट है, 6% लोग। 96% लोगों की आय 50,000 से कम है। 96% जो हाउस होल्ड है उनकी आय 96%। 4% लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा जिनकी आय है। बिहार के अंदर सिर्फ 0.13% लोगों के पास ट्रैक्टर है। 95.49% लोगों के पास टू व्हीलर भी नहीं है। आप सोचिए, इतनी बुरी हालत है। लेकिन नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए, तो अब वो 10,000 रुपए महिला खाते में डाल रहे। तो वो इसलिए है क्योंकि विकास अगर मुद्दा होता तो नीतीश कुमार को इस चुनाव में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता, एनडीए को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ता। क्या आपको लगता है, मतलब जिस आदमी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पता ही नहीं है, उनके और प्रशांत किशोर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उपलब्धियों में कोई तुलना ही नहीं है। प्रशांत किशोर कम से कम यूनाइटेड नेशंस गए थे, वहां उन्होंने काम किया, वापस लौटे, नरेंद्र मोदी के कैंपेन में थे, सारे लोग कैंपेन में थे। वो सेल्फ मेड आदमी है। उन दोनों को कोई कंपेयर करना गलत बात, मतलब उसका कोई मायने नहीं। अब वो एक नई पार्टी के साथ, तो सम्राट चौधरी जी जो बीजेपी के साथ है, इसलिए वो लाइमलाइट में भी है। वो एफिडेविट बोले ना बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोनाउंसिएशन एक अलग चीज है कि वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते। नहीं देखिए, इस पर हमारे यहाँ चर्चा नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। आप कितना लिख पाते भाई। अमेरिका के अंदर बिल क्लिंटन हार्वर्ड से पढ़ के आते हैं तो उस पर चर्चा होती है। अमेरिका के अंदर बराक ओबामा येल से पढ़ के आते हैं, उस पर चर्चा होती है। क्यों नहीं चर्चा होनी भाई? नेता की पढ़ाई लिखाई पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए ना उस पर भाई। हमारे यहाँ आप नेताओं को, ऐसे ऐसे नेता हैं कैबिनेट के अंदर जिनको मैं अपने घर में बुलाना चाहूंगा। मैं बड़ी ईमानदारी से इस बात, मंत्री जी के साथ रहेंगे, मंत्री तो बन नहीं पाएंगे। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। आखिरी सवाल, आपने इतना सारा डिस्कस कर लिया, प्रशांत किशोर जी को भी आपने खारिज कर दिया, ओवैसी साहब को भी कर दिया। खारिज नहीं कर रहा, मैं तो खाली उनका विश्लेषण कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी का इस बात को सुन रहे होंगे तो बुरा ना माने मेरी बात का। मैं तो पत्रकार की हैसियत से हूँ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, को हो निरप हमें कहानी। उसके बाद आप पत्रकार हैं आजकल। हाँ नहीं को नृप हमें नृप के साथ रखना तो आजकल पत्रकारिता। खैर आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि अब जब ये नामांकन खत्म हो गया, विड्रॉल हो गया, सब कुछ हो गया, ये इलेक्शन मोटे तौर पर कहते हैं बाइपोलर इलेक्शन हो गया है? महागठबंधन वर्सेस एनडीए या एनडीए वर्सेस महागठबंधन या बिल्कुल बाइपोलर है। और एक चीज को मैं कैविएट के साथ कहता हूं, जो राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, अगर उसमें कोई सत्यता है, तो फिर चुनाव में हमको जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं उसके आधार पे कर रहे हैं। अब अगर कुछ पर्दे के पीछे कोई चीज और चल रही हो जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, जो चुनाव को प्रभावित करता हो, तो बात बिल्कुल अलग। आज की तारीख में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, इसलिए मैं उस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बिहार का चुनाव दो गठबंधनों के बीच का चुनाव है। वो एक बीजेपी है, नीतीश कुमार है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, और भी दो छोटी पॉलिटिकल
पार्टीज हैं, तीसरी तरफ जैसे लोग हैं, तो वो एक दो गठबंधन है और दोनों मजबूत गठबंधन है। दोनों की तरफ से चर्चा हो रही थी, अरे यार देखिए नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं पेश कर रहे हैं, लगता है वो नाराज है, अमित शाह की रणनीति फेल हो रही है, या इधर कहा जा रहा था कि देखिए वो तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं पेश कर रहे, सीटों को लेकर मारापीट चले। कई गठबंधन के पॉलिटिक्स में होता है, कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन चूंकि अब डिजिटल स्पेस का जमाना है, हर आदमी को व्यूज चाहिए होता है, तो कुछ भी आए बाएं साए उल्टा पुल्टा सब बोलते हैं। भाई देखिए, गोदी मीडिया उधर है तो गोदी मीडिया इधर भी है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। झूठ फरेब यहाँ भी चलता है, यहाँ भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ झूठ फरेबी फैलाते रहते हैं, और कुछ तो बड़े पत्रकार हैं जो अपने आप, मैं तो नहीं मानता हूं लोगों को। लेकिन आपने जैसे कैविएट कहा, कुछ लोग इसे एक्सक्यूज क्या देंगे, महागठबंधन हार गया तो आप कैविएट कहेंगे उसको, महागठबंधन जीत गया तो आप कहेंगे ईमानदार चुनाव हो गया। हाँ बिल्कुल, और मैं पब्लिक स्क्रूटनी के लिए पूरी तरीके से तैयार रहता हूँ। और लेकिन आप देखिए कर्नाटक के अंदर जो जांच पड़ताल चल रही है, ऐसा नहीं कि आप उसको पूरी तरीके से ठुकरा देंगे। जो वहां एसआईटी जांच कर रही है उसमें कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत बड़ी रिपोर्ट अपने फ्रंट पेज पे छापी है, तो ऐसा नहीं है कि वो निराधार है। और फिर भी मैं कहूंगा कि सरकार को तो इलेक्शन कमीशन ने जांच कर लेना चाहिए था। अगर जांच नहीं कराएंगे तो संदेह होगा, तो मेरे जैसे आदमी का भी संदेह। लेकिन चूंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि बिहार का चुनाव जो है वहां पे लूटपाट हो रही है या वोट। लेकिन हाँ, अपने विश्लेषण में मैं इस कैविएट को जरूर जोड़ना चाहूंगा। चलिए, इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो लोग बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं और इन सब चीजों को, तो सत्येंद्र पर आशुतोष जी वहां पर भी हमेशा रहते हैं, तो फाउंडर एडिटर आप जानते ही हैं। और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्वदेश लौटेंगे तो फिर ज्यादा चर्चा होगी, बारीकी के साथ चर्चा होगी। तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुभ यात्रा आपको कि आप जैसे लौट कर आए। हम आपके लिए बैठे हुए, स्वागत के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे मित्र हो तो फिर शत्रुओं की जरूरत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।